आपको मालूम है कि हमने जनरल लेजर और ट्रायल बैलेंस के ऊपर एक लेक्चर बनाया था और उसके अंदर कंप्लीट डिस्कस किया था कि जनरल लेजर क्या होता है, जर्नल क्या होता है और ट्रायल बैलेंस क्या होता है। उसके बाद हमने एक क्वेश्चन के अंदर तीनों को करके भी बताया था कि इसके अंदर आपने एंट्रीज कैसे बनानी है, एंट्रीज को आगे पोस्ट कैसे करना है जनरल लेजर के अंदर, जिसको डी अकाउंट भी कहते हैं, और जनरल लेजर से बैलेंसेज उठाकर ट्रायल बैलेंस में कैसे लेकर जाने हैं। तो ये आपकी टाइप 1 थी। आज से हम जनरल लेजर, जर्नल और ट्रायल बैलेंस के ऊपर ही सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और अब इसमें देखेंगे फर्स्ट ईयर कॉमर्स के लिए भी ये है, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी है, बीएस कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है, बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स के लिए भी है जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। फिर कुछ बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं जो इंजीनियरिंग से गए हुए होते हैं और उनको स्टार्टिंग में अकाउंट समझ नहीं आती, तो उन स्टूडेंट्स के लिए हम ये वीडियोस बना रहे हैं। तो इसमें हम ये देखेंगे अलग अलग टाइप से कि आपका इन 3 चैप्टर्स में से क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं कि जनरल आपने पहले बनाना है, उससे लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर अगर आपको लेजर दिया हुआ है तो आपने जर्नल कैसे बनाना है, आपको जनरल लेजर दिया हुआ है तो आपने ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, सिर्फ ट्रांजैक्शन दी हुई है और डायरेक्ट आपसे लेजर मांग रहे हैं तो कैसे बनाना है, आपको एंट्रीज दी हुई हैं, आपको ऐसे करके क्वेश्चन कैसे लिखने हैं। तो इन तमाम टाइप्स के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। आज की जो हमारी पहली टाइप है वो क्या है कि हमने पहले जर्नल बनाना है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है 1991 फर्स्ट ईयर कॉमर्स रेगुलर एंड प्राइवेट का। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहे हैं ऑन February 1st 1991 Aslam started a business with cash investment of rupees 1 lakh. He completed the following transaction during the month 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, 1 फरवरी 1991 को उसने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बिजनेस स्टार्ट किया और बाकी कुछ ट्रांजैक्शन उसने ड्यूरिंग द मंथ कंप्लीट किए हैं। February 3 को उसने मर्चेंडाइज परचेज की, क्रेडिट यानी कि उधार पर, किससे, ईसा जी से। अपना उसका सप्लायर था 25,000 का सामान खरीदा। फिर February 5 2 दिन के बाद परचेज सेल्स इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम बाबर एंड कंपनी ₹20,000, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट 15,000, पेड टू ईसा जी ₹15,000, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 10,000, पेड ऑफिस सैलरीज ₹3,000। रिक्वायर्ड में आपको पहले कह रहा है रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन in the journal, post the entries from the journal into the ledger using T account, balance the account and prepare pre-closing trial balance in proper form on February 28, 1991 with complete title and column head। ठीक है ना, पहले रिक्वायर्ड के अंदर आपको बोल रहे कि आपने जर्नल बनाना है। जर्नल बनाने के बाद हमने क्या कर दिया, उसको पोस्ट करना है ट्रायल बैलेंस के जनरल लेजर के अंदर। जनरल लेजर से हमने बैलेंसेस ले जाकर मुकम्मल हेडिंग और टाइटल के साथ ट्रायल बैलेंस को बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा रिक्वायर्ड है जनरल। हम सबसे पहले ऑनर का नाम लिखते हैं, बिजनेस का नाम है तो वो लिख देंगे, यहाँ पर असलम है तो असलम लिख दिया। पहला रिकॉर्ड जनरल है तो जनरल की हेडिंग, और मंथ आपके पास है, मंथ नहीं है तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मंथ है फॉर द मंथ ऑफ February 28, 1991। जो आपके पास इसका पैटर्न होता है वो डेट, पर्टिकुलर्स, PR यानी कि पोस्ट रेफरेंस का कॉलम, आप इसकी जगह LFD लिख सकते हो यानी कि लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। अगर आपके पास डेट नहीं है तो आप सीरियल नंबर का कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर आपके पास डेट है तो आप उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले क्या है, February 1। देखें, जब भी आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे तो आपने कुछ चीज़ों को देखना है। आपने सबसे पहले ट्रांजैक्शन पढ़नी है और ये देखना है कि इसके अंदर अकाउंट्स कौन कौन से इन्वॉल्व हो रहे हैं। पता चल गया ये अकाउंट से इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो अकाउंट किस हेडिंग से बिलोंग करते हैं, यानी कि एसेट से, लायबिलिटीज से, इक्विटीज से, एक्सपेंस से या रेवेन्यू से। फिर तीसरा स्टेप आपने ये देखना है कि वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आपकी एंट्री बन जाएगी। स्टार्ट करते हैं। देखें, असलम ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1 लाख February 1 को। मैंने यहाँ पर डेट डाली Feb 1
वो क्या कह रहे हैं कि बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से, बिजनेस में क्या आया, कैश इन्वेस्ट किया, एक अकाउंट कैश हो गया, इन्वेस्टमेंट का मतलब अकाउंट्स में कैपिटल पैसा लगाया है, तो कैश क्या है, एसेट है, हमें पता लग गया। कैपिटल क्या है, इक्विटी है। कैश एसेट है, बिजनेस में एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो कैश को कहां लिखेंगे आप, डेबिट साइड पर, कैश डेबिट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इक्विटी को बढ़ाता है, आपकी मिल्कियत को, उसकी नेचर क्या होगी, क्रेडिट, कि कैपिटल जब भी बढ़ेगा वो कहां रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट। तो कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट, आपकी एंट्री बन गई, अमाउंट कितनी थी, 1 लाख रुपीस। तो ये 1 लाख रुपीस से आपकी एंट्री बन गई और आपने ट्रांजैक्शन जो थी उसकी एंट्री तो बना ली। अब नीचे आपने नरेशन लिख के बताने कि आपने काम क्या किया, टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट ऑफ असलम। एंट्री बनाने के बाद आपने एक लाइन बना देनी, यानी कि यहाँ पर ये फर्स्ट एंट्री क्लोज हो चुकी है। अब जो भी एंट्री आएगी वो दूसरी आएगी। उसके बाद फरवरी 3 को आपने एक ट्रांजैक्शन की है, तो आप दोबारा से डेट डाल लें, फरवरी 3 को क्या हुआ, परचेज की मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट फ्रॉम ईसा जी ₹25,000। आपने 25,000 की ईसा जी से ऑन क्रेडिट का मतलब उधार पर मर्चेंडाइज खरीदी है। तो कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हो रहे हैं, मर्चेंडाइज। देखिए मर्चेंडाइज या गुड्स जब भी आप खरीदोगे तो परचेज का वर्ड यूज करोगे, तो परचेज आपका एक्सपेंस माना जाता है, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार, तो लायबिलिटी आ गई, 2 अकाउंट आ गए, ठीक है ना। ये बात आप समझें कि मर्चेंडाइज आप जब भी खरीदेंगे तो आप परचेज लिखेंगे, जब भी बेचेंगे तो सेल्स लिखेंगे। अच्छा जी, परचेज आपकी कैश पर भी हो सकती है, ऑन अकाउंट भी हो सकती है और थ्रू बैंक भी हो सकती है। तो अगर उधार पर खरीदा है तो उधार क्रेडिट होगा क्योंकि लायबिलिटी है। परचेज के परचेज तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस की नेचर हमेशा डेबिट है। अब एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मर्चेंडाइज हम खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो मर्चेंडाइज खरीदते वक्त उसको डेबिट कर दें, बेचते वक्त उसको क्रेडिट कर दें, ऐसा क्यों नहीं करते। उसकी वजह से ये है कि जब आप मर्चेंडाइज को परचेज करते हैं तो परचेज एज एन एक्सपेंस लिखते हो और जब बेचते हो तो एज एन इनकम लिखते हो, ताकि बाद में आपको इसका डिफरेंस लेकर पता लग जाए कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। तो यहाँ पर क्या हुआ कि परचेज है, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो आप लिख दोगे परचेजेस डेबिट, परचेजेस डेबिट ₹25,000 ऑन क्रेडिट की। ऑन क्रेडिट का मतलब अब देखें ना, मैंने ये बनाया परचेज डेबिट है तो उधार पर खरीदा तो ये क्रेडिट होगा और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट। तो यानी कि हमने ईसा जी को पेमेंट करनी है, अकाउंट्स पेएबल, तो हमने लिख दिया अकाउंट्स पेएबल और आगे ब्रैकेट में आप नाम लिखते हैं ईसा जी, यानी कि इन साहब का अकाउंट है, 25,000 का हमने इनको पेमेंट करनी है। देन आप नरेशन लिख दोगे टू रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट, कि आपने उधार पर मर्चेंडाइज खरीदी है। फरवरी 5 परचेज सेल्स इक्विपमेंट ऑन अकाउंट फ्रॉम बाबर एंड कंपनी ₹20,000। 20,000 के आपने बाबर एंड कंपनी से क्या खरीदे, सेल्स इक्विपमेंट ऑन अकाउंट, यानी कि उधार पर। फिर से लायबिलिटी क्रिएट हो गई, आपने पे करने, सेल्स इक्विपमेंट आपका एसेट खरीदा है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, तो सेल्स इक्विपमेंट क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अमाउंट कितनी आएगी, 20,000 की, और आपने उधार पर खरीदने, ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट खोले तो मतलब लायबिलिटी है। और अगर ट्रांजैक्शन के अंदर ये बोलता है कि परचेज सेल्स इक्विपमेंट
फ्रॉम बाबर एंड कंपनी ₹20,000। ना ऑन अकाउंट बोलता ना कैश बोलता, लेकिन क्या है ऑनर ये जिससे परचेज किए यानी कि आपका सप्लायर उसका नाम है, तो उसको देखते हुए आपने उधार ही क्रिएट करना है, लायबिलिटी क्रिएट करनी है, क्योंकि सप्लायर या कस्टमर के अकाउंट एक्टिव अकाउंट होते हैं, इस वजह से हम उनको नॉर्मली क्रेडिट अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ पर ब्रैकेट में आप लिख लें बाबर एंड कंपनी लायबिलिटी क्रिएट हो गई 20,000 से क्रेडिट। तो यहाँ पर आपने नरेशन में लिख देना है टू रिकॉर्ड परचेज सेल्स इक्विपमेंट ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, और फिर इसको यहाँ पर लाइन बनाकर आपने क्लोज कर देना है। नेक्स्ट आपके पास ट्रांजैक्शन है February 15 सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश ₹10,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹15,000। मैंने यहाँ पर बनाया सेल्स क्या है, इनकम बढ़ती है तो हमेशा क्रेडिट। अब सेल्स सामान आप तीन तरीके से बेच सकते हो, कैश पर भी, ऑन अकाउंट भी यानी ऑन क्रेडिट भी, और थ्रू बैंक भी यानी कि उसको सामान भेज दो और उससे चेक रिसीव कर लो, या वो डायरेक्ट आपके बैंक में डिपॉजिट कर दे, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर क्या है ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट दोनों चीजें, यानी कि आपने जो सामान बेचे उससे कैश भी आ रहा है और उधार पर बेचे तो रिसीवेबल भी बढ़ रहा है। कैश एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो वो भी डेबिट, सेल्स रेवेन्यू वो क्रेडिट। तो आपकी ट्रांजैक्शन बहुत इजीली रिकॉर्ड हो गई। February 15 कैश पर बेचा, कैश आ गया, कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल बढ़ गया, अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट। देन सेल्स क्रेडिट, सेल्स के इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। कैश कितना बढ़ा 10,000 से, अकाउंट रिसीवेबल यानी कि ऑन क्रेडिट कितना माल बेचा 15,000। टोटल आपने कितने का सामान बेचा है यहाँ पर 25,000 का। अब इसकी आप अलग अलग एंट्री भी बना सकते हैं, यानी कि कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट, फिर एक अलग एंट्री बनाए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो आपका ज्यादा काम हो जाएगा। आप कंबाइन एंट्री एक साथ करके बना सकते हैं, यानी कि टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन क्रेडिट। आपने एक साथ एंट्री इसकी बना दी। उसके बाद February 20 को आपको कह रहे हैं पेड टू ईसा जी ₹15,000। February 20 को आपने ईसा जी को पेमेंट किए कितने की 15,000 की। किस खुशी में? बिल्कुल खुशी है। क्यों? February 3 को आपने मर्चेंडाइज उधार पर खरीदी थी ईसा जी से 25,000 रुपए, ठीक है ना। 25,000 रुपए का अकाउंट पेबल आपके ऊपर बढ़ गया था, उसमें से आप 15,000 पेमेंट कर रहे हो। जब आप उसको कैश दे रहे हो तो लायबिलिटी आपके ऊपर से क्या हो गई? कम हो गई। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। तो ये अकाउंट उसका रिवर्स हो जाएगा, यानी कि अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया और कैश एसेट है आप दे रहे हैं, कम हो गया तो क्रेडिट। यहाँ पर आपने नाम लिख लें ईसा जी और 15,000 से आपकी लायबिलिटी कम हो गई और कैश आपका क्रेडिट हो गया बाय ₹15,000। नरेशन आप लिख लें टू रिकॉर्ड पेड कैश टू ईसा जी। आपने ईसा जी को कैश पे कर दिया लायबिलिटी के बदले में। February 25 को वो क्या बात बोल रहा है? February 25 को कह रहे हैं कि कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर ₹10,000। आपने अपने कस्टमर से 10,000 रिसीव किए हैं। क्यों रिसीव किए हैं? देखें, आपने अपने कस्टमर को यहाँ नाम तो नहीं लिखा हुआ,
मर्चेंडाइज सोल्ड की थी कैश पर, तो कैश तो फौरन मिल गया, लेकिन उधार पर जो 10,000 की बेची थी आपने मर्चेंडाइज, उसमें आपने कलेक्शन करनी थी 15 में से आपको अभी फिलहाल कितनी कलेक्शन हो गई 10,000 की। यहाँ पर आपने एंट्री बनाई हुई थी, तो ये अकाउंट रिसीवेबल 15 का था, इंक्रीज हो गया था, 10 आपकी कलेक्शन हो गई, तो 10 से आपका रिसीवेबल कम हो जाएगा और 10,000 कैश आपके पास आ जाएगा। कैश आ जाएगा, कैश के एसेट है, एसेट पढ़ते तो डेबिट, कैश डेबिट रुपीज 10,000। अकाउंट रिसीवेबल एसेट है, कम हो गया, एसेट कम होता है क्रेडिट, अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट बाय रुपीज 10,000। और आप नरेशन लिखते हैं टू रिकॉर्ड कलेक्शन ऑफ कैश फ्रॉम कस्टमर, कि आपने कैश कलेक्शन की है कस्टमर से। ठीक है जी। तो उसके बाद लास्ट एंट्री रह गई, मैं यहां पर ऊपर बना देता हूं। लास्ट आपकी एंट्री है फरवरी 28 की, फरवरी 28 को कहते हैं पेड ऑफिस सैलरीज रुपीज 3,000, कि आपने ऑफिस सैलरीज पे की हैं 28 फरवरी को। ऑफिस सैलरीज पे कर दी कैश की, ऑफिस सैलरीज के एक्सपेंस अकाउंट है, पे किए, एक्सपेंस बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो आपके पास एंट्री क्या बन जाएगी, ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट बाय रुपीज 3,000 एंड कैश आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट बाय रुपीज 3,000। नरेशन आप लिख देंगे टू रिकॉर्ड पेड ऑफिस सैलरीज, वेरी सिंपल एंट्री, कोई मुश्किल नहीं था इसमें। तो ये आपके पास हो गया, बस आपने स्टेप याद रखने कि कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, वो किस ग्रुप से, किस हेड से बिलोंग करते हैं, उन पर इफेक्ट क्या पड़ता है, वो बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। इंक्रीज होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, डिक्रीज होंगे तो कहाँ रिकॉर्ड होंगे, यानी कि आपको डेबिट और क्रेडिट का रूल अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने पहला रिकॉर्ड पूरा कर लिया, यानी कि हमने ट्रांजैक्शन को जनरल में रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि बेसिकली हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। सेकंड में हमने क्या करना है, एंट्रीज बनानी है जनरल से लेजर में, यानी कि टी अकाउंट को यूज करते हुए, जो हमारा टी अकाउंट है, स्केलेटन फॉर्म भी इसको बोलते हैं, तो उसको यूज करते हुए हमने इन तमाम अकाउंट्स का अलग अलग बैलेंस निकालना है कि ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फरवरी हमारे पास हर अकाउंट का इंडिविजुअली बैलेंस कितना है और नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च के लिए इसका बैलेंस कितना बचेगा। अब हमने सेकंड रिक्वायर्ड के अकॉर्डिंग जनरल लेजर बनाना है। जनरल लेजर टी अकाउंट फॉर्म में, यानी कि हर अकाउंट का अलग अलग बैलेंस हम यहाँ पर निकालेंगे और उनका अपना अलग अलग अकाउंट बनेगा। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 8 टी अकाउंट बनेंगे, यानी कि एक कैश का, एक कैपिटल का, परचेजेस का, अकाउंट्स पेबल का, सेल्स इक्विपमेंट, अकाउंट रिसीवेबल, सेल्स और ऑफिस सैलरीज का। अच्छा, इसके सीक्वेंस के बारे में बात सुन लें कि जैसे आपने जर्नल बनाया है, उसके अंदर जिस हिसाब से अकाउंट आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप बनाते रहें टी अकाउंट, लेकिन ट्रायल बैलेंस में जब रिपोर्ट करेंगे तो वहां पर इस हिसाब से आपने रिपोर्ट नहीं करना, बल्कि सबसे पहले आपने रिपोर्ट करने हैं एसेट्स, फिर लायबिलिटीज, फिर इक्विटीज के अकाउंट, देन रेवेन्यू के अकाउंट और देन एक्सपेंसेस के अकाउंट रिकॉर्ड करने हैं। यहाँ पर जैसे पहले कैश आ रहा था तो हमने कैश का, फिर कैपिटल था तो कैपिटल, परचेजेस, फिर अकाउंट पेबल एंड सो ऑन, ऐसे हमने रिकॉर्ड किए। अच्छा, इसके अंदर हम इफेक्ट को शो कैसे करते हैं उस चीज को आपने बहुत ज्यादा ध्यान से देखना है। देखें, सबसे पहले कैश है, कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। अब देखें, ये टी अकाउंट की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, इसको ध्यान से समझें, वर्डिंग पर गौर करेंगे तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, मैं डेबिट साइड पर आ गया। पहली बात क्या हो रहा है,
कब हो रहा है? फरवरी 1 को, मैंने डेट लिख दी फरवरी 1 को। दो बातें हो गई, किसकी वजह से हो रहा है? तो वो चीज क्रेडिट पर होगी, यानी कि कैपिटल की वजह से हो रहा है, तो मैंने यहां लिख दिया कैपिटल। चौथी बात मैंने क्या बोली? कितने का हो रहा है, कितने का हो रहा है यानी कि अमाउंट। और पीआर के कॉलम में आप टिक लगा देंगे और यहां लिख देंगे 1 लाख रुपए का कैश डेबिट हो रहा है, किसकी वजह से? कैपिटल का। क्या हो रहा है? डेबिट। कब हो रहा है? डेट। किसकी वजह से हो रहा है? क्रेडिट अकाउंट का इफेक्ट। कितने का हो रहा है यानी कि अमाउंट। उसके बाद आपने देखा कि आप पहले कैश का बना लें, इसमें कैश नहीं, इसमें कैश नहीं, इसमें कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। फिर मैं डेबिट पर आ गया, कब हो रहा है? फरवरी 15 को हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? क्रेडिट साइड पर कौन सा अकाउंट है? सेल्स। तो मैंने यहां लिख दिया सेल्स, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम है तो डुअल इफेक्ट शो करेगा। जब सेल्स की बारी आएगी तो उसमें कैश इफेक्ट शो करेगा। कितने का? 10,000 का। यहाँ पर आपने टिक लगा दिया और लिख दिया 10,000 रुपीज। उसके बाद आपने देखा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो मैं कैश क्रेडिट वाली साइड पे आ गया। कब हो रहा है? फरवरी 20 को। किसकी वजह से हो रहा है? क्योंकि हमने अकाउंट पेबल की पेमेंट की थी। कितने का हो रहा है? 15,000 का, और टिक लगा दिया। अकाउंट्स पेबल हमने पे किया था ईसा जी का 15,000 का, तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर दिया। देन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के अंदर कैश क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। कब हो रहा है? 25 को। किसकी वजह से? अकाउंट रिसीवेबल यानी कि कलेक्शन की थी, तो फरवरी 25 डेबिट साइड पर। अकाउंट्स रिसीवेबल कितने का? 10,000 का। ठीक है जी, तो वो डेबिट हो गया और अमाउंट भी हमने लिख दी। लास्ट हमारी ट्रांजैक्शन में कैश क्या हो रहा था? कैश हो रहा था क्रेडिट। किसकी वजह से? ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस की वजह से। कब? फरवरी 28 को। फरवरी 28 ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस कितने का? 3,000 का। और कैश पर हमने टिक लगा दिया कि कैश रिपोर्ट हो गया। कैश के सारे अकाउंट खत्म हो गए। अब देखें हमने बैलेंस निकालना कैसे। दोनों साइड का हमने करना है सबसे पहले टोटल। डेबिट साइड का हमने टोटल किया तो हमारे पास कितनी अमाउंट आई? 1,10,000 20,000। 1,20,000। इस साइड को टोटल करें तो 18,000 आ रहा है। 15 और 3 18। तो बड़ी साइड कौन सी? ये वाली। ये जो बड़ी साइड है यानी कि डेबिट साइड, इसकी अमाउंट को हमने लिखना है दोनों साइड। कहाँ लिखना है? दोनों साइड, यानी कि 1,20,000 हमने दोनों साइड लिख देना है। ये हमने लिख दिया दोनों साइड। बड़ी साइड में से छोटी साइड को माइनस कर देना है। 1,20,000 में से 18,000 हमने माइनस कर दिए तो हमारे पास क्या आया? 1,02,000। तो 1,02,000 जो बड़ी साइड है वहां पर आप लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितना? 1,02,000। और जो छोटी साइड है वहां लिखेंगे बैलेंस सीडी कितना? 1,02,000। बैलेंस बीडी बोरो डाउन, सीडी मतलब कैरी डाउन। बोरो डाउन यानी कि जो नेक्स्ट मंथ को ओपनिंग बनेगा, और सीडी कैरी डाउन यानी कि इस मंथ का क्लोजिंग है। यानी कि टोटल कैश आपके पास 120 आया, जो टोटल कैश गया आपके पास से वो 18,000 गया। जो नेक्स्ट मंथ के लिए बचा ओपनिंग बनेगा और इस मंथ का क्लोजिंग है वो कितना है? 1,02,000। तो ये आपने कैश का डी अकाउंट बना दिया। अब आप मजीद अकाउंट आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। मैं क्रेडिट पर आ गया। कब हो रहा है? फरवरी 1 को हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? भाई कैश डेबिट हुआ था कैपिटल की वजह से, तो कैपिटल क्रेडिट होगा कैश की वजह से। कितने का हो रहा है? 1 लाख का हो रहा है। और कहीं है कैपिटल? बिल्कुल नहीं है। तो दोनों साइड आपने कैपिटल की अमाउंट लिख देनी। यहाँ भी 1 लाख और वहां भी 1 लाख। बड़ी साइड यही हुई क्योंकि उधर तो अमाउंट ही नहीं है, तो बैलेंस बीडी
क्रेडिट साइड 1 लाख रुपीस और बैलेंस सीडी डेबिट साइड 1 लाख रुपीस। तो ये हमने कैपिटल रिकॉर्ड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये अकाउंट था परचेजेस का। परचेजेस क्या हो रही है? डेबिट हो रही है। कब हो रही है? फरवरी 3 को। तो आप डेबिट साइड आ गए फरवरी 3 को। इसकी वजह से अकाउंट्स पेबल की वजह से ईसा जी साहब से हमने उधार पर सामान खरीदा था 25 का, तो परचेजेस पे टिक लगा दिया 25,000। नेक्स्ट परचेज का अकाउंट कहीं भी नहीं है, तो नहीं है तो क्लोज कर दें। बड़ी साइड डेबिट है 25,000, बड़ी अमाउंट दोनों साइड, यानी कितने का सामान हमने खरीदा था। तो ओपनिंग हमारा 25 ही बनेगा। बैलेंस बीडी डेबिट साइड 25,000, बैलेंस सीडी यानी कि क्लोजिंग क्रेडिट साइड ₹25,000। नेक्स्ट अकाउंट्स पेबल है यानी कि लायबिलिटी है। अकाउंट्स पेबल यहाँ पर फरवरी 3 को क्रेडिट हुआ था, परचेजेस डेबिट हुआ था अकाउंट पेबल की वजह से, अकाउंट पेबल क्रेडिट हो रहा है परचेजेस की वजह से। कब? फरवरी 3 को। इसकी वजह से परचेजेस की वजह से कितने का? 25,000 का। तो यहाँ पर आपने 25,000 लिख दिया, यहाँ पर आपने लगा दिया टिक। उसके बाद अकाउंट्स पेबल कहाँ है? यहाँ पर है फरवरी 5 को। फरवरी 5 को क्यों? क्योंकि आपने सेल्स इक्विपमेंट खरीदे थे, सेल्स इक्विपमेंट की वजह से आपका अकाउंट पेबल क्या हो गया था? क्रेडिट हो गया था, यानी लायबिलिटी बढ़ गई थी कितने की? 20,000 की। तो यहाँ पर आपने लिख दिया 20,000 रुपीस। उसके बाद अकाउंट्स पेबल यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि आपने पेमेंट की थी ईसा जी को 15,000 की। कब? फरवरी 20 को। तो डेबिट पर आ गया, लायबिलिटी कम हो गई फरवरी 20। कैश की वजह से कितनी पेमेंट आपने की थी? 15,000 की पेमेंट की थी। यहाँ पर रिकॉर्ड हो गया। और कहीं अकाउंट पेबल नहीं है तो अकाउंट को क्लोज करेंगे। इस साइड यानी कि डेबिट साइड क्या है? 15,000 है। क्रेडिट साइड आपके पास 20, 40, 45 बड़ी साइड, तो मैंने दोनों साइड लिख देने 45 को। 45 में से आपने माइनस कर देना है 15,000 को, क्योंकि ये बड़ी साइड है और ये छोटी साइड है। जब आप 45 में से 15,000 को माइनस करेंगे तो आपके पास जो बैलेंस बीडी बचेगा वो इस साइड बचेगा, यानी कि कितना बचेगा? 30,000 बचेगा। यानी कि नेक्स्ट मंथ आपने कितने क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है और बैलेंस सीडी आएगा डेबिट साइड पर, यानी कि क्लोजिंग है 30,000 से। यानी कि आपकी टोटल लायबिलिटी क्रिएट हुई 45,000 की, उसमें से 15 की कम हो गई, यानी कि पेमेंट कर दी। नेक्स्ट मंथ के लिए आपका अकाउंट कितना रह गया? 30,000 का अकाउंट रह गया। उसके बाद आपके पास है सेल्स इक्विपमेंट। सेल्स इक्विपमेंट फरवरी 5 को क्या हुए थे? डेबिट हुए थे। तो फरवरी 5 डेबिट आ गए। किसकी वजह से? अकाउंट्स पेबल की वजह से। ठीक है जी, अकाउंट्स पेबल देख लें, सेल्स इक्विपमेंट की वजह से क्रेडिट हुआ था, अब सेल्स इक्विपमेंट डेबिट होगा अकाउंट्स पेबल की वजह से। तो यहाँ पर आप लिख देंगे अकाउंट्स पेबल कितनी अमाउंट से आपने लिखना है? 20,000 से, क्योंकि 20,000 से डेबिट हुआ है। तो यहाँ लिख दिया आपने 20,000। और कहीं भी सेल्स इक्विपमेंट नहीं है तो आपने इस अकाउंट को क्लोज कर देना है। 20,000 यहाँ, क्योंकि ये बड़ी अमाउंट है, 20,000 यहाँ। तो इतने के आपके पास सेल्स इक्विपमेंट है, ये आपके पास बैलेंस बीडी आ गया क्योंकि ये बड़ी साइड है। ओपनिंग ऑफ नेक्स्ट मंथ, क्लोजिंग ऑफ दिस मंथ, बैलेंस सीडी ऑफ ₹20,000, ये लिख लिया आपने। नेक्स्ट आपके पास अकाउंट रिसीवेबल रह गया। अकाउंट रिसीवेबल क्या हुआ था? सबसे पहले फरवरी 15 को डेबिट हुआ था, किसकी वजह से? सेल्स की वजह से। तो फरवरी 15 सेल्स की वजह से डेबिट हुआ, कितनी अमाउंट से? 15,000 से। तो आपने लिख दिया 15,000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ फरवरी 25 को। क्यों? क्योंकि आपने कलेक्शन की थी।
यहाँ पर आप क्रेडिट साइड आ जाएंगे, फरवरी 25, किसकी वजह से क्रेडिट, कैश की वजह से क्रेडिट, कितने का क्रेडिट, 10,000 का क्रेडिट। तो यहाँ पर आपने टिक लगा देना इस पर भी। और कहीं भी अकाउंट रिसीवेबल का अकाउंट नहीं है, देन आप क्लोज कर दें। बड़ी साइड 15,000, दोनों साइड मैंने अमाउंट लिख दी। बड़ी साइड में से छोटी साइड माइनस कर दें, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5,000। तो बैलेंस बीडी कितना आ गया, 5,000। नेक्स्ट मंथ आपने इतनी कलेक्शन करनी है अपनी डेटर से, और इस मंथ का क्लोजिंग हो गया बैलेंस सीडी 5,000 से। तो ये आपकी अमाउंट यहाँ पर आ गई। लास्ट के दो अकाउंट रह गए। सेल से आपका क्रेडिट हुआ था, आप क्रेडिट साइड पर चले गए कब, 15 को, फरवरी 15 को। किसकी वजह से, कैश और अकाउंट रिसीवेबल दोनों की वजह से। तो दोनों का अलग अलग लिखना है। कैश की वजह से 10,000 का, अकाउंट रिसीवेबल की वजह से 15,000 का। और कहीं भी सेल्स का अकाउंट मौजूद नहीं है, यहाँ टिक लगा दिया। ये अकाउंट भी हो गया, नहीं है तो टोटल कर लें। दोनों साइड पर बड़ी अमाउंट क्रेडिट की है, यानी कि 25,000 की। दोनों साइड आपने लिख दिया 25,000। तो बड़ी साइड ये, तो बैलेंस बीडी भी ये आएगी, यानी कि आपकी इनकम का अकाउंट 25,000 से, और आपका बैलेंस बीडी 25,000 से, सॉरी सीडी 25,000 से डेबिट हो जाएगा। उसके बाद लास्ट आपका अकाउंट बचा, यानी कि फरवरी 28 ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, तो आप डेबिट साइड पर आ गए। फरवरी 28 को किसकी वजह से डेबिट हो रहा है, कैश की वजह से। कितने का डेबिट हो रहा है, 3,000 का। और कहीं भी नहीं है तो आपने इसको क्लोज कर देना है, यानी कि 3,000 से यहाँ बड़ी अमाउंट रिकॉर्ड कर दी, और 3,000 से यहाँ बड़ी अमाउंट आपने रिकॉर्ड कर दी। बड़ी साइड ये, तो बैलेंस बीडी यहाँ आ गया 3,000 से, और बैलेंस सीडी यहाँ चला गया 3,000 से, यानी छोटी साइड। तो यहाँ पर आपके तमाम अकाउंट इंडिविजुअली सबका बैलेंस आ चुका है, सबका की अकाउंट हमने बना लिया है। इसके अंदर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो ये हमारे दो रिकॉर्ड हो गए, एक जर्नल, एक जनरल लेजर। अब इस लेजर से हमने प्रॉपर हेडिंग के अंदर इनका जो बैलेंस है वो कहाँ पर लेकर जाना है, ट्रायल बैलेंस में, और वहां पर हम देखेंगे कि हमारा बैलेंस एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी या डेबिट क्रेडिट का बैलेंस हमारा इक्वल आता है या नहीं। अब आपके पास लास्ट रिक्वायर्ड है, यानी कि ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस आप कैसे बनाते हैं कि सबसे पहले ऑनर का नाम, ट्रायल बैलेंस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 28, 1991, कॉलम आपके पास सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट आपके पास कॉलम बन जाएंगे। तो आपने इसके अंदर सीरियल नंबर से मुराद थी कितने अकाउंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबरिंग आपने कर देनी है, यहाँ पर लिख देना 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अकाउंट्स की तरतीब क्या, आपने अकाउंट्स कैसे लिखने हैं, अकाउंट्स इस तरीके से लिखने हैं। सबसे पहले आपके एसेट के अकाउंट आ जाए, ठीक है ना। एसेट के अकाउंट से मुराद सबसे पहले क्या आ गया, कैश आ गया, और अकाउंट्स रिसीवेबल आ गया। आपने लिख दिया कैश, देन आपके पास आ गया अकाउंट्स रिसीवेबल एसेट में, फिर आपके पास सेल्स इक्विपमेंट आ गया, सेल्स इक्विपमेंट आपने लिख दिया, फिक्स एसेट है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने लायबिलिटीज रिकॉर्ड करनी है। लायबिलिटीज में आपके पास सिर्फ अकाउंट पेबल है, तो आप लिखते हैं अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल आपने लिखा। लायबिलिटी के बाद आप इक्विटी का अकाउंट लिखते हैं, यानी कि कैपिटल, कैपिटल आपने लिख दिया, और कोई अकाउंट नहीं, यानी कि ड्राइंग वगैरह नहीं। देन आप इनकम का अकाउंट लिखोगे, इनकम का अकाउंट कौन सा है यहाँ पर, सेल्स का, और कोई नहीं है। देन आप
एक्सपेंस के अकाउंट लिखने हैं, एक परचेजेस है और एक ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस है। परचेजेस एंड ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, 8 के 8 अकाउंट आपने लिख दिए। 10 आपके पास दोनों साइड का टोटल बैलेंस होगा। लेकिन मसला ये है कि आपने बैलेंस लिखना किस तरीके से। अब आपके पास इतनी सारी अमाउंट है, तो देखिए बैलेंस बीडी किसी भी अकाउंट का जिस साइड पर आया है उसको वहीं पॉज करना है। यानी कि देखें कैश अकाउंट का बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस कहां पर आया है, एसेट है, उसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। अगर क्रेडिट आता तो वो ओवरड्राफ्ट होता। तो एसेट का नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड आएगा, ओपनिंग बैलेंस यानी कि नेक्स्ट मंथ ये कहां पर पोस्ट होगा, डेबिट साइड पर, जब टी अकाउंट बनेगा। तो इसके जिस अकाउंट का बैलेंस बीडी जिस साइड होगा वहीं रिकॉर्ड होगा। कैश का बैलेंस बीडी कहां पर है, डेबिट साइड पर। तो मैं 1,02,000 कहां लिखूंगा, डेबिट साइड पर 1,02,000। उसके बाद अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बीडी कहां पर है, ये भी डेबिट साइड पर है। तो मैं कहां लिखूंगा, डेबिट साइड पर कितना, 5,000। नेक्स्ट क्या है, सेल्स इक्विपमेंट एसेट है, बैलेंस बीडी कहां है, डेबिट साइड पर कितना, 20,000 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास अकाउंट्स पेबल है, लायबिलिटी, लायबिलिटी की नॉर्मल नेचर क्रेडिट होती है, तो उसका बैलेंस बीडी भी नॉर्मली क्रेडिट आता है। कितना आया, 30,000, तो आपने लिख दिया क्रेडिट साइड। तो बैलेंस बीडी जिस साइड आएगा वहीं होगा। नॉर्मल बैलेंस भी आपको मालूम होना चाहिए। कैपिटल इक्विटी है, नॉर्मल बैलेंस इसका क्रेडिट साइड आता है, तो कहां पर आया, क्रेडिट साइड 1 लाख रुपीस। नेक्स्ट आपके पास सेल्स है, रेवेन्यू इनकम, इनकम की नॉर्मल, इनकम का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड पर होता है। कितना आया, ₹25,000। नेक्स्ट आपके पास परचेजेस है, परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नॉर्मल बैलेंस डेबिट ही होता है, तो डेबिट आया कितना, 25,000। परचेजेस भी आपकी यहाँ पर सॉरी डेबिट साइड पर आएगा 25,000। ऑफिस सैलरीज एक्सपेंस, एक्सपेंस का नॉर्मल नेचर बैलेंस डेबिट साइड पर होता है, तो बैलेंस भी डेबिट साइड पर आया ₹3,000। तो यहाँ पर आपने तमाम अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर लिए, दोनों साइड को आप टोटल कर लें तो आपके पास बैलेंस आ जाएगा। तो 3,000 को ये 1-2 में प्लस करूं तो 1,05,000 और 5,000 10,000। 10,000 को आप 20 प्लस कर लें 130 और 25,000 को जब आप प्लस करेंगे तो ये 155 बन जाएगा, 1,55,000। और यहाँ पर अगर आप देखें तो 1,30,000, 30, 20, 150 और 5 1,55,000 आ जाएगा। तो दोनों साइड आपकी इक्वल आ गई। उस साइड पर आपके इक्विटी, लायबिलिटी और इनकम के अकाउंट हैं, इस साइड पर आपके एसेट, एक्सपेंस के अकाउंट्स मौजूद हैं। तो ये दोनों साइड आपके पास इक्वल आ गई हैं और ये हमारी टाइप 1 भी कंप्लीट हो गई है। आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट स्टेप बाय स्टेप आ गया होगा। मज़ीद आप प्रैक्टिस जारी रखें, फिर भी अगर कोई बात आपको समझ नहीं आती तो आप इस हवाले से क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, दूसरी टाइप करेंगे कि मज़ीद कैसे घुमाकर क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि 2009 के बाद जो फर्स्ट ईयर कॉमर्स और सेकेंड ईयर कॉमर्स का पैटर्न चेंज हुआ है, उसके बाद एग्जामिनर और ज़्यादा फास्ट हो चुका है, तो वो आपको क्वेश्चन सिंपल तरीके से नहीं देता है, वो आपके क्वेश्चन को अक्सर कॉन्सेप्चुअल बेस के ऊपर देता है।